हेलो एवरीवन, मैं सबका स्वागत करता हूं और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो लेकिन लेकिन आज हम जो है स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट लाया हूं जो इकोनॉमिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, जो कि काफी आजकल चर्चित। जैसा बजट आया अभी, तो मैं बजट पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आपको काफी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन देख लेंगे। अगर हुआ तो एक बजट पे भी वीडियो बना देंगे। अभी क्या करने वाले हम, अभी हम देखेंगे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, चल जाए यार, अनएम्प्लॉयमेंट जो भी स्पेल, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का रिलेशन देखेंगे। अच्छा, कोई गैस करके बताओ इन दोनों के बीच का रिलेशन होता क्या होगा। वैसे चलो हो गया तो मैं बताता हूँ। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशन होता है, अगर इनवर्स होता है, यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। हाँ, और अगर ये बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, और ये घटी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का रिलेशन। इसको समझते हैं ऐसा होता क्यों है। ये तो जरूर आया होगा दिमाग में कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता है। चलो ये समझते हैं। इसमें कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जो कि हमेशा किसी भी चीज में हमेशा अजम्पशंस के बिना वो चीज कभी सॉल्व ही नहीं होती। अजम्पशंस बोले तो कि हमने ऐसा मान रखा है कि ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। ये उसके बिना कभी कोई चीज ऐसे पूरी तरीके से नहीं सॉल्व हो सकती। तो चलो फिर देखते हैं इन्फ्लेशन और इसका क्या है। ठीक है, इन्फ्लेशन देखो, आरबीआई, आरबीआई तो सब जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई जो होती है, जब इन्फ्लेशन मान लो बढ़ रही है, तो ये अब हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कैसे। देखो देखो, एक तरफ हम लिखते हैं हाउस होल्ड और दूसरी तरफ हम लिखते हैं फॉर्म्स। ठीक है, अब हाउस होल्ड कैसे, देखो इसका इफेक्ट डायरेक्टली जो पड़ता है वो कंजम्पशन पे पड़ता है, इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर गुड्स पे। कंज्यूमर गुड्स का एग्जांपल देखता हूँ। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि इसका सीधा सीधा असर पड़ता है, कार्स जो होती हैं, कार्स लोग खरीदना कम कर देते हैं। जो घर होते हैं, घर जो होते हैं वो बनना कम हो जाते हैं। और क्योंकि ऐसा सब क्यों होता है, क्योंकि ईएमआई जो रेट होती है वो बढ़ जाती है। ईएमआई रेट बढ़ जाती है तो उसका असर इन सब पे पड़ता है, ये सब घट जाते हैं। तो अब इसका असर इन्फ्लेशन पे कैसे पड़ता है वो दिखाता हूँ, वो बताता हूँ मैं। जो ये होता है इन्फ्लेशन, और क्या कहते हैं इसको, जो सप्लाई एंड डिमांड का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। ये होती है सप्लाई एंड ये होता है डिमांड, एंड जिधर इनका क्रॉस होता है, ओवर होता है, वो उससे निकलती है हमारी प्राइस। तो अभी मार्केट में ये प्राइस चल रही थी, जैसे ही डिमांड कम हुई ये कर्व इधर आ गया, हमारी प्राइस कम हो गई। ये हो गई अब हमारी प्राइस, प्राइस कम हो गई, इसका मतलब चीजों की प्राइस कम हो गई, मतलब महंगाई कम हो गई, महंगाई कम हो गई, महंगाई का मतलब इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन इसकी वजह से कम हो गई। ठीक है, इन्फ्लेशन कम हो गई। अब हम ये देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है, ये भी तो देखना जरूरी है। तो जो फर्म्स होती हैं, फर्म्स हमेशा, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम अकाउंट्स की बैलेंसिंग वगैरह देखेंगे, जो आप मेरा स्टॉक मार्केट का कोर्स देख रहे होगे उसमें। तो जो फर्म्स होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती रहती हैं। तो जो जो वो लोन लेती हैं उससे वो इन्वेस्ट करती हैं। तो जब जो रेट है, इंटरेस्ट रेट वो बढ़ गई है, तो वो इन्वेस्टमेंट लेना कम कर देती है। इन्वेस्टमेंट लेना कम कर देती है, इसका मतलब ग्रोथ कम हो जाती है। ग्रोथ कम हो जाती है, कंपनी इंप्लॉय क्यों करेगी लोग, वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो इसका ये इससे पता चलता है जब इन्फ्लेशन घटती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है।
ठीक है, समझ गए? देख लेते हैं पीछे भी कुछ ऐसा ना हो बताना। नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू। आगे देखते हैं, आगे मिलते रहेंगे फिर। बाय, टाटा।